सियासत में होता क्या है कि जैसे ही कोई ऊपर चढ़ने लगता है उसका पैर काटा जाता है। तो ममता बनर्जी को वहाँ चेक एंड मेट करने की कोशिश की गई और ममता बनर्जी पर विभिन्न जांच एजेंसियां दबिश बनाने लगी, कई मामले होने लगे, उनके परिवार के लोगों पर हमला होने लगा। ममता बनर्जी ने अपने आप को साइड कर लिया और ये भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी का हिस्सा था। जैसा कि ममता बनर्जी का कहना है कि हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इनके पिताजी हुआ करते थे, तभी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया गया था, तब कांग्रेस इन लोगों के विरोध में थी। आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये लोग खड़े हैं। चाहे ममता बनर्जी की बात कर लें, लालू प्रसाद की बात कर लें या फिर अखिलेश यादव की बात कर लें। इसके अलावे अब आगे बढ़िएगा तो और भी कई लोग हैं। हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए। ये क्या थी? ये क्या था? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ओवरलैपिंग था, मिसयूज करना था अपने पावर का, जिसका नतीजा क्या हुआ कि मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। और मुंह की खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने दुगना उत्साह और ताकत के साथ राहुल गांधी आए। 2024 के चुनाव में क्या हुआ? आपने वही काम किया। इसी बात को कहने में आ रहा था कि मैंने अब तक नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। क्या नीतीश कुमार पर ईडी की कार्रवाई उनके सहयोगियों पे, उनके पदाधिकारियों पे नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। संजीव हंस कौन है? संजीव हंस नीतीश कुमार के उन नवरत्नों में से एक है, करीबी नवरत्नों में से एक है। राजा के नवरत्न होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में उनको एक ऐसे विभाग की जिम्मेवारी मिली थी जो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल विभाग है और उसके जो मंत्री हैं वो भी उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये और जिस तरह से आपने देखा होगा कि फिर इधर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किया है चिराग पासवान ने आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कोटा के अंदर कोटा वाले में उनको लगता है कि जैसे हमारे लोगों के अधिकार उसमें से कम होंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक माहौल तो जरूर बन रहा है और इस माहौल में सबसे बड़ी बात है कि नीतीश को निपटाने की कोशिश 2020 में की गई थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। राहुल गांधी अपने शैली के कारण सदन में जो शैली बोल रहे हैं या फिर पीएम मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं, इस कारण से वो बिहार में तो सुर्खियां बटोर ही रहे हैं, सदन में भी उनके बारे में बातें हो रही हैं। जब जब राहुल गांधी भाषण देते हैं सदन में, तब तब पीएम मोदी वहां से गायब दिखते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण का नाम भी दे दिया है चक्रव्यूह भाषण, ट्रैप में फंसाया जा रहा है। लेकिन अब सत्ता दल भी इसको लेकर, राहुल गांधी को लेकर ट्रैप में फंसाने का कुछ सोच रही है। क्या पीएम मोदी भी पलटवार करने का सोच रहे हैं? दिल्ली में बार बार यू मीटिंग होना, हाई लेवल मीटिंग बुलाना, इधर से बीजेपी के तमाम दलों को बुलाना, लोगों को बुलाना, क्या कुछ इशारा करता है? बाबा के साथ में बैठी हूँ, इसी बारे में बात करूंगी। राहुल गांधी का आज हमारा टॉपिक है। मैं आपको टॉपिक बताऊं, नीतीश, नायडू, ममता, लालू के बाद राहुल को निपटाने वाला प्लान लीक, संकट में है मोदी। अब पहला तो मैं यही आपने टॉपिक है, तो मैं यही सवाल पूछूंगी कि जब जब राहुल गांधी भाषण देते तब तक पीएम मोदी गायब क्यों दिखते हैं? देखिए, हम राहुल गांधी की सिर्फ बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम एक व्यापक बात करने आए हैं। और ये व्यापक बात है कि 2004 से जो कहानी शुरू होती है वो आकर के 2024 में किस तरह से बदलती है। इन 20 सालों का जो सफ़र है, उस सफ़र में 10 साल भाजपा के और 10 साल जो आपने देखा होगा कि शासन रहा है यूपीए गवर्नमेंट का। ये दोनों ही गवर्नमेंट जो हैं एक ही जैसा शासन कर रही हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम फैसले कर रहे हैं वही बेहतर है और जो मेरे सामने खड़ा है उसको कैसे गिरा दिया जाए, उसको ख़त्म कर, समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि मेरी बादशाहत बरकरार रहे। देखिए, होता है, युद्ध में भी होता है, खेल में भी ऐसा होता है कि सामने वाली टीम पर आप अटैक नहीं कीजिएगा तो उसे जीत नहीं सकते हैं आप। इस जगह तो दोनों ही ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप पे आ करके और लोगों को परेशान करना, राजनीतिक आइडियोलॉजी के हिसाब से एक दूसरे से अगर युद्ध होती है तो समझ में आता है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा लेफ्ट और राइट दो कॉम्बिनेशन हुआ करता था। लेफ्ट का कुछ और सोचना था, राइट का कुछ और सोचना था और दोनों के बीच में युद्ध होता था और इसका फैसला जनता करती थी कि वो लेफ्ट के साथ है कि राइट के साथ है। लेकिन अब ये धाराएं बिल्कुल बदल गई हैं और इस बदली हुई धारा में आप लगातार सुनती होंगी, नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में 2022 में जब वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी, मेरी कुर्सी छीनने की कोशिश की जा रही थी। यही सेम बात इस देश के कई लोगों ने किया है।
आपको मैं पीछे थोड़ा सा ले जाता हूँ 2000 के आसपास। 2000 के समय में जब केंद्र में, उससे पहले भी जब केंद्र में ये लगा कि कांग्रेस के अलावे भी कोई सरकार बन सकती है, जब 70-77 का आंदोलन चला, उस आंदोलन के बाद जो परिस्थितियां बदलने लगी और सरकार बदलने का सिलसिला चालू हो गया। लेकिन फिर कांग्रेस स्टेबल सरकार देने में सक्षम हुई, क्योंकि जो विपक्ष ने सरकार बनाई थी उस सरकार का जीवन बहुत छोटा था। कई प्रधानमंत्री बदले, कई तरह के विभेद हुए, कोई काम जनता का नहीं हो पाया, सिर्फ सरकार गिराने और बचाने में लगे रहे लोग, गुटबाजी होती रही। तो ऐसी स्थिति में लोगों को लगा कि नहीं, कांग्रेस ही वो है जो अस्थायी सरकार दे सकती है और आम लोगों के जीवन स्तर सुधार सकती है। लेकिन ये यहीं तक नहीं था, लोगों को एक अनुभव हो चुका था कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। एक हेतु तो मिल गया था, एक रास्ता मिल गया था, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तैयारी की। उसने एनडीए गठबंधन बनाया। एनडीए गठबंधन जब बना तो उसमें आरएसएस की भूमिका भी बहुत बड़ी थी। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तब बिल्कुल एक धारा पे चला करती थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एनडीए गठबंधन के बाद जब पिछले 10 साल की अगर बात करें हम, तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी और उनकी टीम काफ़ी एग्रेसिव हुई है और वो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले न्यायालय ने एक कमेंट दिया था। उस कमेंट में उसने कहा था कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो तोता बन गई हैं, यानी कि वो जो सरकारें रहती हैं उन सरकारों की तोता रहती है। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक जगह तो ये बात फिक्स हो गई और इसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। 2014 में उसकी सरकार बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल उसी आइडियोलॉजी के तहत, जो कि विपक्ष कहता है कि उसने संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, इन सभी को प्रयोग किया इसलिए कि ये हमारे विरोधियों को दबाव में रख सके या फिर हमारे सामने ला करके नतमस्तक करा दे। बिहार में भी आपने एक बयान जरूर सुना होगा, जेपी नड्डा ने इसी बिहार में आकर के कहा था कि जो पार्टियां हैं 2 ही धारा रह जाएगी, जो बाकी के लोग हैं, क्षेत्रीय दल हैं, या तो विलीन हो जाएंगे या विलय कर जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार उसमें एक्शन में भी आए थे और इन सारी बातों से अब शुरुआत हो गई। अब इसके बाद अब 2014 से उठा के देखिए ममता बनर्जी। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी कौन है, ये सब कुछ जानता है कि बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उससे पहले लोग नहीं जानता है। ममता बनर्जी इस देश की रेल मंत्री रही हैं और रेल मंत्री किसके शासनकाल में रही हैं? एनडीए के शासनकाल में। दैट मीन्स कि वो एनडीए में थी। अभी रेल मंत्री नहीं है। रेल मंत्री रहते हुए या फिर एनडीए का हिस्सा रहते हुए ममता बनर्जी ने अपने आप को इनहेंस किया और जैसे ही वो बढ़ने लगी वैसे ही इनका पैर काटने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। ममता बनर्जी ने एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया। वो तो एनडीए में ही थी ना। वही तो मैं बता रहा हूं कि एनडीए में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप देखी होंगी कि सियासत में होता क्या है कि जैसे ही कोई ऊपर चढ़ने लगता है उसका पैर काटा जाता है। तो ममता बनर्जी को वहाँ चेक एंड मेट करने की कोशिश की गई और ममता बनर्जी पर विभिन्न जांच एजेंसियां दबिश बनाने लगी। कई मामले होने लगे, उनके परिवार के लोगों पर हमला होने लगा। ममता बनर्जी ने अपने आप को साइड कर लिया और ये भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी का हिस्सा था। जैसा कि ममता बनर्जी का कहना है कि हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस लड़ाई में ममता बनर्जी पीछे नहीं हटी। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कड़ा टक्कर दिया क्योंकि एनडीए में रह चुकी थी और वो जानती हैं कि एनडीए का नॉर्म्स क्या है, कैसे इसके साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसके बाद आप लालू प्रसाद की बात कर लीजिए। लालू परिवार में अधिकांश लोग ईडी और विभिन्न जांच एजेंसियों के दायरे में फंसे हुए हैं, जिसमें से राबड़ी देवी है, मीसा भारती है, लालू है, तेजस्वी हैं, उसके बाद रागिनी यादव हैं। ये पूरे लोग कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के चक्कर में फंसे हुए हैं, आईटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद के और बहुत सारे करीबी हैं जो इस मामले में कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावे अखिलेश यादव की बात करें, ये अखिलेश यादव भी कभी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट में इनकी पार्टी हुआ करती थी, इनके पिताजी हुआ करते थे, तभी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया गया था। तब कांग्रेस इन लोगों के विरोध में थी, आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये लोग खड़े हैं।
चाहे ममता बनर्जी की बात कर लें, लालू प्रसाद की बात कर लें, या फिर अखिलेश यादव की बात कर लें। इसके अलावे अब आगे बढ़िएगा तो और भी कई लोग हैं। हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए, वो भी कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपने राज्य झारखंड में सरकार भी चलाई है और केंद्र में भी रहे हैं। इसके अलावा कुमारस्वामी की बात कर लीजिए, उन्होंने भी एनडीए का साथ दिया है और अभी भी एनडीए में है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो तो सबसे पुराने एलायंस पार्टनर हुआ करते थे, उनके साथ क्या हुआ ये भी आपको पता है। इसके अलावे अब जो वर्तमान में शिंदे हैं उनकी बात आप कर लीजिए, शरद पवार की बात कर लीजिए, वो भी समय समय पर एनडीए का हिस्सा रहे हैं। यानी कि एनडीए का एक बड़ा कुनबा रहा है और जितने भी लोग एनडीए के साथ रहे हैं वो सारे लोग अब एनडीए से बाहर होकर के कुछ लोग फिर से जुड़े हैं और जुड़ने आने का काम चालू रहा है। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वो भी एनडीए का हिस्सा कभी हुआ करते थे, बीच में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया क्योंकि उनका कुछ डिमांड था और उनको ऐसा लगता था कि उनके राज्य में उनकी हार का कारण एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन फिर परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने आकलन किया और आज फिर से एनडीए के पास है। लेकिन मैं इतनी सारी कहानी क्यों कह रहा हूं, जबकि यहाँ बात तो चल रही है कि राहुल गांधी को निपटाने की। राहुल गांधी को निपटाने की तैयारी 2014 में हो चुकी थी। अगर 2014 की बातें अगर मैं आपके सामने रखूं या लोगों के सामने रखूं तो सबसे पहला जो भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने सामने बात रखा था कि इन लोगों ने देश को लूटा है, ये सभी लोग जेल जाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये सभी जेल में होंगे। आप बताइए कि सोनिया गांधी जेल में हैं, राहुल गांधी जेल में हैं, प्रियंका गांधी जेल में हैं, वाड्रा जेल में हैं, कोई नहीं है। इन सब पर केस चल रहा है, इन सब पर जांच चल रहा है और सारे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को जिस तरह से परेशान करने की और उनको उनकी सदस्यता समाप्त करने की कोशिश की गई, ये क्या थी? ये क्या था? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ओवरलैपिंग था, मिसयूज करना था अपने पावर का, जिसका नतीजा क्या हुआ कि मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। और मुंह की खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने दुगना उत्साह और ताकत के साथ राहुल गांधी आए। 2024 के चुनाव में क्या हुआ? आपने वही काम किया और फिर से 2024 में उतना ही ताकत के साथ, भले ही 99 सीट हो, लेकिन इतना जरूर है कि आपको डरा रहे हैं रोज। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति में कल जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, और इन बयानों से ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गुजरात लॉबी जिसको कहा जाता है, उसका जो ऑरा है वो समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है ये हम अगले एपिसोड या किसी खबर में हम बताएंगे। लेकिन वर्तमान जो हमारे पास स्थिति है उसमें राहुल गांधी को कैसे पता चला कि ईडी उनके यहाँ रेड करने वाली है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस पॉइंट को जब खोलना शुरू कीजिएगा, इसकी तह परतें खोलना शुरू कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो बातें विपक्ष कह रहा है उसमें कुछ दम, उसमें उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। और खारिज नहीं किया जा सकता है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वक्त वो आ गया है जहां विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं जो हैं या उसके पदाधिकारी जो हैं, उसके कार्य उसको निर्देशित करने वाले जो लोग हैं, वो इस बात को समझ गए हैं कि हमें भी किसी को जवाब देना है, आज नहीं तो कल देना है। उसमें राहुल गांधी ने कहा था ईडी इनसाइडर्स, मतलब ईडी के अंदर के ही लोग ने मुझे ये जानकारी दी है। बिल्कुल, जो अगर कोई फैसला हो रहा है, हम आप यहाँ खबर कर रहे हैं तो हम ही तो ना बता सकते हैं कि हम लोगों ने क्या बातचीत किया था खबर के पहले कि ये विषय क्या होगा, तीसरा तो कोई बता नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से जब ऐसा है और इसकी जानकारी मिल रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनसाइडर ही कोई ना देगा। और अगर राहुल गांधी तक ये बात पहुंच जा रही है, दैट मीन्स कि ईडी में भी सेंधमारी हो चुकी है या ईडी के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अब किसी का मानना नहीं चाहते हैं, किसी के आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ मैंने तो यहाँ तक बता दिया, मैंने एक आदमी का नाम अभी नहीं बताया है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लिए कसम खाया जाता है पूरे देश भर में उनकी ईमानदारी का, उनके क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के साथ समझौता नहीं करने का कसम खाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि काजल की कोठरी में कैद होकर के भी नीतीश कुमार यदि बेदाग हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है। अब सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार इस भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं है, 1996 से है। बाबा कुछ
भी तो बोलेंगे कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक विपक्ष को, सत्ता दल को घेरने के लिए ये ईडी को ऐसे डाल दिए, ट्वीट कर दिए। ये क्यों वो है? मतलब एक हाइपोथेटिकल ट्वीट हो सकता है ये। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं कर सकते हम। हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए भी उन्होंने किया हो, लेकिन आप इसको कैसे कह सकते हैं कंफ्यूज करने वाला, जबकि कार्रवाई लगातार हो रही है। अभी आपने देखा कि बंगाल में कार्रवाई हुई, आपने देखा, मैं वहीं आ रहा था, इसी बात को कहने में आ रहा था कि मैंने अब तक नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। क्या नीतीश कुमार पर ईडी की कार्रवाई उनके सहयोगियों पे, उनके पदाधिकारियों पे नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। संजीव हंस कौन है? संजीव हंस नीतीश कुमार के उन नवरत्नों में से एक है, करीबी नवरत्नों में से एक है। राजा के नवरत्न होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में उनको एक ऐसे विभाग की जिम्मेवारी मिली थी जो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल विभाग है, और उसके जो मंत्री हैं वो भी उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। हो सकता है कि एक और बड़ी बात है कि जब ईडी की कार्रवाई हुई और संजीव हंस इसमें फंसे, तो विजेंद्र यादव कैसे बच सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विजेंद्र यादव ने नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे और जब वो एनडीए की तरफ स्विच किए थे, और एक चर्चा चल रही थी कि 12-13 जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार से अलग होकर के विजेंद्र यादव के साथ हैं। चर्चा तो यहाँ तक चली थी कि जो बैठ करके इस मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में अचानक से नीतीश कुमार को जानकारी मिली और वहाँ विजेंद्र यादव के आवास पे पहुँच गए थे, तो सारे विधायकों को उन्होंने पकड़ लिया था। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ मिला जुला तरीके से हो रहा है? क्या नीतीश कुमार की इसमें सहभागिता है? संजीव हंस को उनके पद से हटाया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है, इस बात को स्वीकार करने के लिए आपका दिल नहीं मानता है, हमारी पत्रकारिता नहीं मानती है, क्योंकि और कई लोगों के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी तक तो ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन भीतर खाने में वो नाम चल रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन अधिकारी हैं जो उस दायरे में आते हैं जिन पर कभी भी छापा पड़ सकता है, रेड हो सकता है। और ये बात हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि कल ही एक बयान में जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि चूहेदानी तैयार कर ली गई है। अभी तो एक ही है, अभी बहुत सारे फंसने बाकी हैं। दैट मीन्स कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी और अपने जो कहा जा रहा है कि सरकार को बचाने के लिए इस तरह का फैसला ले सकती है, या इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करा सकती है, इनको अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर कर सकती है? ये सारी बातें कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है, और विपक्ष कह रहा है तो इसके कुछ हद तक सबूत भी मिलते जा रहे हैं। और जब सीएम केजरीवाल जेल में गए थे तब भी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी। बिल्कुल, देखिए, केजरीवाल का जेल जाना भी एक अलग तरह की बात है, हेमंत सोरेन का जेल जाना ये भी एक अलग तरह की बात है। और इतना ही नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने कल ही आपके साथ एक खबर किया है, शायद रत्नेश के साथ मैंने किया था। उस खबर में मैंने बताया कि जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से, चाहे आप कुमारस्वामी की बात कर लें जिनके पास मात्र 2 ही हैं, जनसेना की बात करें पवन कल्याण की, उनके पास भी 2 ही हैं सांसद, लेकिन नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि फिर इधर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किया है चिराग पासवान ने आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कोटा के अंदर, कोटा वाले में उनको लगता है कि जैसे हमारे लोगों के अधिकार उसमें से कम होंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक माहौल तो जरूर बन रहा है, और इस माहौल में सबसे बड़ी बात है कि नीतीश को निपटाने की कोशिश 2020 में की गई थी, नायडू को निपटाने की कोशिश उससे पहले की गई थी, 2017-18 में की गई थी, 19 में। इसके अलावा ममता बनर्जी को निपटाने की कोशिश 2022 से पहले की गई थी, लालू प्रसाद को निपटाने की कोशिश 2015 से शुरू है। इसके अलावा राहुल गांधी को भी निपटाने की कोशिश 2014 से चल रही है, लेकिन कोई अब तक निपटा नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ अब इसमें आप नीतीश की बात कर रही है, तो नीतीश को कहाँ सत्ता से आप बेदखल कर पाए? नायडू को आप इस बार सत्ता में आने से कहाँ रोक पाए? इसके बाद ममता बनर्जी को आपने सत्ता में आने के लिए कहा था कि नहीं आने देंगे, आपको 100 भी नहीं पहुँचने दिए। लालू प्रसाद यदा कदा सत्ता में आ ही जा रहे हैं, 2015 में भी आए, 2022 में भी लेकर के उनको सत्ता में आए नीतीश कुमार। इसके अलावा हेमंत सोरेन को आपने जेल दिया आकर के, तो फिर से
उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सरकार, संभाल लिए। हाँ। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखे हुए, कहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई है? आपको तो नहीं उन्होंने सौंप दिया। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये अगर निपटाने वाली बात चल रही है और ये प्लान लीक हो जा रहा है, तो एक बात मान के चलिए कि अब पहले वाली स्थिति नहीं है, 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है, ये 2024 है। और ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि जब सरकार पूर्ण बहुमत की रहती है तब गिर जाती है, तो ये तो बैसाखी वाली सरकार है। और ऐसी ही सरकार की जिक्र मैं बता दूं आपको, मैं एक खबर करने जा रहा हूं जिस खबर में मैं पूरा विश्लेषण करूंगा, पूरा बताऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि एक वोट से जब गिर सकती है तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गिर सकती है? इसमें एक ऐसा संस्थान, संगठन या एक ऐसे व्यक्ति को आंख मोड़ने की जरूरत है। आधी आंख मोड़ लेने पर पूरी सरकार खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, और बचाना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित कई लोगों के कैरियर दांव पे पड़ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा गाहे बगाहे हम करते रहते हैं, लेकिन जब किसी भी योजना का, किसी भी रणनीति का प्लान लीक हो जाए, दैट मीन्स कि आप कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं या फिर आपके प्लान में शामिल लोग आपसे सहमत, संतुष्ट नहीं है। मानना चाह रही है। आप कोई प्लान बना रहे हैं, उस प्लान में जितने भी लोग आपके सहयोगी हैं, उनमें से लोग आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उस प्लान को सही नहीं मान रहे हैं, और इसलिए उस प्लान, वैसे प्लान लीक हो जाते हैं। और लीक होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी किरकिरी फिर होगी, और किरकिरी होगी तो सरकार पर असर पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार पर असर भी पड़ सकता है, और हो सकता है कि सरकार चली भी जाए। देखिए, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोटस ऑपरेशन में खुद ही बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, और राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसका सबूत भी जारी कर दिया है। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।